कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और हम आज जो चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं वो है मनु भंडारी का, और चैप्टर का नाम है एक कहानी यह भी। अब बात करते हैं मनु भंडारी के जीवन की। मनु भंडारी का जन्म सन 1931 गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। इंटर तक की शिक्षा अर्थात 10th तक की शिक्षा राजस्थान में हुई। देखिए, मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश में होता है, मगर इनके जीवन का अधिकांश समय अर्थात बचपन से लेकर युवावस्था का समय राजस्थान के अजमेर में बीतता है। बाद में उन्होंने हिंदी से एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। वर्तमान समय में लेखिका दिल्ली में रह रही हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर अर्थात 1947 के बाद, स्वातंत्र्योत्तर का अर्थ है स्वतंत्रता के बाद, हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी की रचनाएं हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। ये जो सभी रचनाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? कहानी संग्रह के अंतर्गत। अलावा इसके आपके दो चर्चित उपन्यास आए, आपका बंटी और महाभोज। महाभोज उपन्यास को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली और लेखिका की कालजयी कृति कहा जा सकती है महाभोज उपन्यास। अर्थात लेखिका आज जीवित है और 100 साल बाद भी ये रचना जो आज प्रसिद्ध है उतनी ही प्रसिद्ध रहेगी। जिस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद का गोदान उपन्यास चर्चित है, वैसे ही महाभोज सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। अलावा इसके आपने फिल्म और टेलीविज़न के धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी। साहित्यिक उपलब्धियों के लिए आपको पुरस्कार मिले नंबर 1, हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान। उसके अलावा भारतीय भाषा परिषद सम्मान। अलावा इसके राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिंदी संस्थान के पुरस्कार आपको अब तक मिल चुके हैं। मनु भंडारी की कहानियाँ हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तो है ही। अर्थात मनु भंडारी के कथा संसार की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इन्होंने अपने साहित्य में कठिन शब्द डालकर, अर्थात एक विशेष पाठक के लिए नहीं लिखा है बल्कि आम पाठकों के लिए लिखा है। भाषा में आपको क्या मिलेगी? सादगी। अलावा इसके प्रामाणिक अनुभूति। प्रामाणिक अनुभूति का अर्थ है जैसा लेखिका ने अपने जीवन काल में जो देखा है, जो सहा है एक महिला के रूप में, और एक महिला के रूप में जिस समाज को जिस प्रकार से उन्होंने देखा है, वो पूरी की पूरी अनुभूति आपके साहित्य में मिलती है। और आपकी रचनाओं में विशेष रूप से क्या मिलता है? स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियाँ विशेष तौर पर देखी जा सकती हैं। और ये जो उपन्यास हमने अभी तक देखे हैं, जैसे आपका बंटी, ये आपका बंटी अर्थात छोटे बच्चे पर लिखा गया उपन्यास है और एक महिला जिस प्रकार बच्चों का पालन पोषण करती है उस पर केंद्रित है। महाभोज उपन्यास है वो समाज में जिस प्रकार से दिखावा चल रहा है और दिखावों के ऊपर जिस प्रकार से लोग केंद्रित होकर अपने आप के बड़पन का एहसास कराते हैं, उसको लेकर लिखा गया है। और मैं हार गई, इस रचना में जीवन के यथार्थ इन्होंने लिखे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि सभी अनुभूतियाँ देखी जा सकती है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, पूरी आत्मकथ्य का इसमें समरी दी गई है, सारांश दिया गया है, और वो इस प्रकार है कि एक कहानी यह भी, ये क्या है? अपने पाठ का नाम है। और ये किस विधा में आता है? आत्मकथ्य। अपने अब तक पढ़ा है नेताजी चश्मा कहानी, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र, इसके बाद मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण। ये रचना है जिसका शीर्षक है एक कहानी यह भी। ये साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? आत्मकथ्य। अर्थात ये कह सकते हैं कि एक ऑटोबायोग्राफी के रूप में मनु भंडारी ने लिखा है अब तक। देखिए आगे क्या लिखा है इस संदर्भ में। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मनु भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में, अर्थात इस पाठ की विधा है, अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हैं। संकलित अंश में मनु जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभरकर सामने आया है। देखिए, मनु भंडारी का किशोर जीवन, 13 से 19 वर्ष का जीवन
कैसा होता है, किशोर वर्ष का जीवन होता है। तो अपने किशोर जीवन से लेकर अपने युवावस्था तक का जीवन इस आत्मकथ्य में उन्होंने लिखा है। और लेखिका के जीवन को संवारने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का रहा। पाठ के अंदर अपन जानेंगे आगे विस्तार से, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ाव को प्रकट किया है। देखिए पूरे आत्मकथ्य का ये सार है। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में एक साधारण परिवार की लड़की द्वारा क्या किया जाते हैं, असाधारण कार्य, अर्थात समाज को उम्मीद नहीं है कि एक साधारण परिवार से उठी लड़की एक ऐसे कार्य कर सकती है जिन पर पूरे देश को नाज होता है, गर्व होता है। सन 1946-47 का ये दौर जहां भारत पराधीन था और राष्ट्रीय आंदोलन में लेखिका ने अपने भूमिका जिस अंदाज से निभाई वो सराहनीय है। तो 46-47 की आज़ादी की आंधी ने मनु जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की, छोटा शहर कौन सा, अजमेर शहर का ब्रह्मपुरी मोहल्ला, उस शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उनका क्या क्या दिखता है। नंबर 1 उत्साह है, ओज, अलावा इसके तीसरी विशेषता संगठन क्षमता, अर्थात नेतृत्व की बहुत बड़ी क्षमता, और साथ ही सभी प्रकार के जो बुराइयां हैं उनका विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। तो ये सभी बातें हम आज इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। अब हम शुरू करते हैं आज का पाठ, एक कहानी यह भी को विस्तार से। देखिए, एक कहानी यह भी, पाठ की विधा क्या है, आत्मकथ्य या आत्मकथा। देखिए, लेखिका ने अपने जीवन के बारे में बताया है। सबसे पहले वो क्या बता रही है कि जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जिसकी ऊपरी मंजिल से में पिताजी का साम्राज्य था, पंक्ति के माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती है। अर्थात आगे आएगी ये बात। इस पंक्ति के माध्यम से लेखिका हमें ये कहना चाहती है कि 2 मंजिला मकान है, ऊपर वाली मंजिल में पिताजी रहते हैं, अर्थात उनका साम्राज्य है। वहाँ हम बच्चों का, हमारे माँ का या हमारे किसी भी चिर परिचित का जाना वर्जित है, इसलिए ये साम्राज्य की संज्ञा दी है, जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। अब प्रश्न यह है, या तो कुछ पढ़ते रहते थे और या फिर डिक्टेशन देते रहते थे, या पढ़ते क्या रहते हैं और डिक्टेशन किसको देते हैं। देखिए, मनु भंडारी के पिता तत्कालीन समय में कांग्रेस के सदस्य थे। कांग्रेस ये वो कांग्रेस है जिसका गठन 1885 में इसलिए किया गया था ताकि भारत एक झंडे के नीचे एकत्र हो, और वो झंडा कैसा हो, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान देश को आज़ाद करने का। तो उसके सदस्य थे, उनके पास नेता लोग आते जाते रहते थे, तो उन्हें वे डिक्टेशन देते, अर्थात सलाह मशविरा लगातार चलता रहता था। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। अपनी माँ को लेखिका ने व्यक्तित्व विहीन बताया है कि उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है कि किसी भी व्यक्ति की कोई पर्सनैलिटी नहीं हो। व्यक्तित्व विहीन माँ क्यों बताया है, इस प्रश्न का उत्तर नीचे आएगा, अपन वहाँ इसकी चर्चा करेंगे। सवेरे से शाम तक क्या करती है, हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। उसके बाद अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, मान था, सम्मान था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और इन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। यहाँ से 2 चीज़ें हैं कि न केवल लेखिका के पिताजी की प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था, बल्कि उन्होंने उस समय समाज सुधार के अनेक कार्य किए हैं, जिनमें से एक यह है कि उस समय उन्होंने 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को न केवल अपने घर पर पढ़ाया है, बल्कि उनको ऊंचे ऊंचे पदों तक भी पहुंचाया है। दूसरा यहाँ पर प्रश्न बन रहा है
कि लेखिका ने एक विरोधाभास की चर्चा की है, और वो क्या है कि एक और वे बेहद कोमल हैं, अर्थात नरम स्वभाव के व्यक्ति हैं, संवेदनशील है, सेंसिटिव हैं, तो दूसरी तरफ वो क्या है, बेहद क्रोधी और अहमवादी। ऐसा क्यों? देखिए, लेखिका ने अपने पिताजी के बारे में बताया है कि एक तरफ वे समाज सुधार के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, अर्थात कांग्रेस के सदस्य हैं, देश के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि उनमें कभी कभी इस बात का घमंड आ जाता है। अहम का अर्थ है घमंड या गर्व की अनुभूति का नकारात्मक रूप में जाना। गर्व की अनुभूति का थोड़ा नकारात्मक रूप प्रकट होता है, तब वो अहम की प्रवृत्ति में विकसित हो जाता है। तो एक तरफ तो बेहद क्रोधी हैं, अहमवादी हैं, दूसरी तरफ वो कोमल और संवेदनशील है। पर यह सब तो मैंने केवल सुना। क्या क्या सुना? कि उनके पिताजी की बड़ी प्रतिष्ठा है, नाम है, सम्मान है, 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को उन्होंने पढ़ाया है, और कांग्रेस सदस्य हैं, डिक्टेशन देते हैं। ये सब बातें मैंने जो ऊपर बताई हैं केवल सुनी है। जब मैंने पिताजी को नज़दीक से देखा, अर्थात उनके गुणों को देखा, तो ऐसा लगा कि वे इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। भग्नावशेष का अर्थ होता है खंडहर, भग्नावशेष का अर्थ होता है सत विकसत, भग्नावशेष का अर्थ होता है टूटा फूटा। कि इतने गुण हैं मेरे पिताजी में, लेकिन जब मैं थोड़ी युवा हुई तब मैंने पाया कि वे इन गुणों को मात्र ढो रहे हैं टूटे फूटे अवशेष के साथ। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। देखिए, लेखिका ने कहा है कि एक आर्थिक झटके के कारण, आर्थिक नुकसान होने के कारण लेखिका के पिताजी को इंदौर छोड़ना पड़ा, और इंदौर छोड़कर वे अजमेर आ जाते हैं। और अजमेर आने के बाद वे एक कार्य करते हैं, क्या कि हिंदी अंग्रेजी का एक शब्दकोश तैयार करते हैं, डिक्शनरी बनाते हैं। और इस शब्दकोश को लिखने के बाद उन्होंने, इस शब्दकोश ने उन्हें क्या दिया? यश और प्रतिष्ठा। यश यानी कीर्ति, बड़ाई, मान, सम्मान, ये तो दिया, लेकिन दिया क्या नहीं? अर्थ, धन नहीं मिला। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। अर्थात किसी भी व्यक्ति में संघर्ष की कितनी क्षमता है, व्यक्ति कितना वाइड अर्थात कितना विस्तार से सोच सकता है, ये पता कब चलता है? जब वो व्यक्ति संकट में हो, जब वो व्यक्ति विपत्ति में हो, तब उसके धैर्य की परीक्षा ली जा सकती है। जब उनको विपत्ति आई, आर्थिक स्थिति उनकी खराब हुई, तब उनकी जितने भी सकारात्मक बातें थी, वे सकारात्मकताएं सब निचोड़ना शुरू कर दिया। अर्थात सकारात्मकताएं नकारात्मकताओं में बदल गई हैं। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति अर्थात पैसे की कमी होना, इस कारण अधिक विस्तारित उनका अहम, विस्तारित का मतलब फैलाव, अर्थात अहम यानी अपने ही भीतर थोड़े घमंड की स्थिति आ जाना, और उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनावे। अर्थात यहाँ पर लेखिका ने यह कहा है कि वे कांग्रेस के सदस्य हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, नाम है, सम्मान है, लेकिन वर्तमान समय में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो कम से कम बच्चों को तो इस आर्थिक स्थिति में थोड़ा शामिल करें, अर्थात उन पर जो अनावश्यक क्रोध प्रकट कर रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और घर परिवार में जिस प्रकार से वे इतने नकारात्मक होते जा रहे हैं, कम से कम घर पर इस बात का प्रभाव न पड़े, न उनकी माताजी पर, न उनके भाई बहनों पर, कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उनकी सभी सकारात्मकताएं नकारात्मकताओं में बदल गई हैं। आगे नवाबी आदतें, विशेषताएं बताई है। अधूरी महत्वाकांक्षाएं, अर्थात उनकी आदतें ऐसी थी कि एक नवाब की तरह, राजा महाराजा की तरह या एक वीआईपी व्यक्ति की तरह रहें, लेकिन वो महत्वाकांक्षाएं क्या रह गई? अधूरी। हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कंपाती, थरथराती रहती थी। अर्थात जिस व्यक्ति को ये आदत पड़ गई हो कि वो हमेशा शीर्ष पर रहता है, अर्थात
कभी भी वह व्यक्ति नाम, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा में हाशिए पर नहीं आया है, हमेशा एक वीआईपी तरीके से जीवन जीता आया है। मगर वो वीआईपी कल्चर है, वो धीरे धीरे एक इस प्रकार से लुढ़कता चला गया, सरकता चला गया कि वीआईपी कल्चर से, विशिष्ट व्यक्तित्व के कल्चर से वो एक आम व्यक्ति की श्रेणी में आने लग गए। तो इसका मतलब आम व्यक्ति का मतलब हाशिए पर आ गए। और जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, इसका कोप किस पर पड़ता, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? लेखिका की माँ को। और उनकी माँ पर वे अनावश्यक की क्रोध प्रकट करते हैं, जिससे वे कांपती रहती है, थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने, अर्थात लेखिका के पिताजी की आर्थिक स्थिति खराब कैसे हुई? अपनों के द्वारा मिले विश्वासघात के कारण ऐसा संभव हुआ। अर्थात इंदौर में अपने ही लोगों द्वारा उनके साथ विश्वासघात हुआ। उस विश्वासघात के परिणाम स्वरूप उन्हें कहाँ आना पड़ा? राजस्थान के अजमेर में। लेखिका कहाँ रही? राजस्थान के अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में, जहाँ 2 मंजिला मकान में उनके पिताजी का साम्राज्य है। अपनी माँ की विशेषताएं बताते हुए उन्होंने कहा है कि वे एक व्यक्तित्व विहीन माँ है, जिनका काम क्या है? पिताजी की हर बात को मानना, हम बच्चों की सब उचित और अनुचित फरमाइश को पूरा करना। और उनके पिताजी के व्यक्तित्व की विशेषता बताइए कि एक तरफ वो बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति हैं, तो दूसरी तरफ अहमवादी व्यक्तित्व उनका झलककर सामने आता है। और उसके बाद लेखिका क्या कर रही है कि धीरे धीरे पिताजी को उस स्वभाव ने इतना शक्की बना दिया कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते रहते हैं। पिताजी बच्चों पर, बच्चों की माँ पर और कांग्रेस के सदस्यों पर, हर किसी व्यक्ति पर शक करने लगे, हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। पर ये पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। देखिए, प्रश्न बन सकता है, लेखिका ने अपने आत्मकथ्य की शुरुआत अपने माता पिता के वर्णन से क्यों की है, जबकि उन्हें अपनी आत्मकथा की शुरुआत स्वयं के जीवन से करनी चाहिए थी? तो इसका उत्तर यहाँ से निकल कर आया है। और ये बात उन्होंने बताई भी है क्या, कि ये पितृगाथा मैं केवल इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे मेरे पिता के बारे में बताना है, मुझे मेरी माता के बारे में बताना है, बल्कि नहीं, बल्कि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरे व्यक्तित्व में, मेरी पर्सनैलिटी में, मेरे पिता से मैंने क्या सीखा है जो है, मेरी माताजी से मैंने क्या सीखा है जो कि मेरी पर्सनैलिटी में, मेरे व्यक्तित्व में शामिल है। इस कारण मैंने आपको मेरे पिताजी के बारे में बता दिया, वे कैसे थे, मेरी माताजी के बारे में बता दिया, वे कैसी थी। अब मेरा व्यक्तित्व कैसा है मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्या है? मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियली भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा नहीं, क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम नंबर 1, सम्मान नंबर 2 और प्रतिष्ठा नंबर 3 पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। देखिए, लेखिका मनु भंडारी को आज पूरा देश जानता है, साहित्य का पूरा संसार जानता है, न केवल भारत बल्कि विश्व भर में उनकी ख्याति है, प्रसिद्धि है। लेकिन लेखिका कह रही है कि आज मैं सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ, मैंने अनेक फिल्में, धारावाहिक फिल्म लिखी हैं, धारावाहिक लिखे हैं मैंने, पटकथाएँ लिखी हैं मैंने, बहुत सी उपन्यास लिखे हैं, बहुत सी कहानियाँ लिखी है। आज मेरा बहुत नाम है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, लेकिन आज भी मैं उस बात से उबर नहीं पाया हूँ। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को हो आती हूँ। देखिए, यहाँ से प्रश्न किसी भी प्रकार से घूम सकता है। लेखिका मनु भंडारी के आत्मकथ्य में एक बात उभर कर आई है कि बचपन में मिले संस्कार व्यक्ति का जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते। किस प्रसंग से आप इसको स्पष्ट करेंगे? तो ये प्रसंग वही है कि लेखिका बचपन में काली थी, दुबली थी, मरियल थी। अपनी बहन सुशीला से, अर्थात बहन सुशीला गोरी है और पिताजी की कमजोरी क्या है? गोरा रंग उनकी कमजोरी है। बात बात में सुशीला को वे श्रेष्ठ बताते हैं और लेखिका मनु भंडारी को वे हीन बताते हैं। तो बचपन में मुझे क्या मिला
एक हीन ग्रंथि मेरे अंदर सक्रिय हो गई और इसका नतीजा क्या निकला कि आज भी जब कोई मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करता है तो मैं न केवल संकोच से सिमट जाती हूँ, बल्कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं धरती में गड़ी जा रही हूँ। अर्थात लेखिका के कहने का अर्थ है कि बचपन में मिले संस्कार के कारण आज मैं अपनी प्रसिद्धि, अपनी प्रशंसा सुन नहीं सकती। एक हीन ग्रंथि लगातार मेरे अंदर सक्रिय रहती है। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ। अचेतन अर्थात मन 3 प्रकार का होता है, जैसा कि फ्राइड ने भी बताया है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अब चेतन मन का मतलब होता है जागृत मन, सब कुछ पता होना। अचेतन मन का मतलब है मन में किसी भाव का नहीं होना, मन में किसी भी प्रकार की न तो सुख का भाव होना, दुख का भाव होना। वो कैसा मन होता है? अचेतन। तो लेखिका कह रही है कि मेरे अचेतन मन में दबी पड़ी है बात, कौन सी? हीन भावना वाली, कि मैं अपनी उपलब्धि पर, अपनी किसी भी प्रकार की उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। लेखिका को पुरस्कार मिले, उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा पुरस्कार मिले, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार मिले, अलावा इसके और साहित्य की दुनिया पुरस्कार मिले, सभी पुरस्कार मिले। लेखिका को ये पुरस्कार क्या लगते हैं? एक तुक्के की तरह लगते हैं कि ये मेरा कोई ना कोई तुक्का है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आगे देखो, पिताजी के जिस शक्ति स्वभाव पर मैं कभी कभी बनना जाती थी, आज एकाएक यानी अचानक। अगर एकाएक का पद प्रयोग देना हो तो क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एकाएक, सहसा, अचानक, अकस्मात और अलावा इसके ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक, ये सभी किस में आएंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। आज किस में आएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण में। खंडित किस में आ जाएगा? गुणवाचक विशेषण में। विश्वासों किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। व्यथा भाववाचक संज्ञा। अब आगे देखो, अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्ति स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। अर्थात पिताजी के व्यक्तित्व पर, पिताजी के गुणों पर, पिताजी के जीवन पर मुझे कभी कभी इतना दुख होता था, मैं सोचती थी, और पिताजी के जीवन पर मैं जब थोड़ी खोज करती थी तो मैं बनना जाती थी। बनना जाने का मतलब है यहाँ पर कि मैं अपने आप अंदर ही अंदर से दुख महसूस करती थी। और आज मुझे क्या लगता है कि कहीं न कहीं पिताजी का वो स्वभाव मेरे अंदर शामिल हो चुका है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, होश संभालने के बाद से जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रुपए मुझ में हैं। कहीं तो पिताजी मेरे व्यक्तित्व में कुंठा के रूप में है, कहीं पिताजी मेरे व्यक्तित्व में प्रतिक्रिया के रूप में है, और कहीं पिताजी मेरे व्यक्तित्व में प्रतिछाया के रूप में है। अर्थात हर रूप में पिताजी मेरे भीतर शामिल हैं। अगर मैं तनाव से ग्रस्त होती हूँ तो इसका ये भी मैंने कहाँ से लिया? पिताजी से। अगर मैं कभी कभी अच्छा कार्य कर कर अपने आप पर गर्व की अनुभूति करती हूँ और कहीं न कहीं मुझ में अहम की भावना आती है, तो ये भी मैंने कहाँ से सीखा? पिताजी से। और कहीं न कहीं मैं किसी व्यक्ति को मेरे कार्य की प्रतिक्रिया किसी उग्र रूप में देती हूँ, तो ये भी मैंने कहाँ से सीखा? पिताजी से। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है? देखिए, यहाँ पर लेखिका ने कहा है, क्या मेरे पिताजी को इस बात का पता नहीं था कि मैं मेरे बच्चों के सामने जिस प्रकार का आचरण कर रहा हूँ, क्या ये आचरण भविष्य में उन बच्चों के व्यक्तित्व में शामिल नहीं हो जाएगा? या यहाँ पर जो चीज़ उभर कर सामने आई है, आसन अतीत, आसन का मतलब है निकट भविष्य में, अतीत का मतलब जो बीता है, तुरंत जो बीता है, वो बीतावस्था में किस प्रकार उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। अर्थात क्या वो व्यक्ति के व्यक्तित्व से कभी बाहर हो पाएगा? समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। अर्थात लेखिका ने बहुत अच्छी पंक्ति कही है कि समय का प्रवाह है, भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए। मतलब कि समय क्या, कि लेखिका के बचपन से लेकर किशोरावस्था से लेकर आज का जीवन क्या है? लेखिका आज देश की एक प्रतिष्ठित लेखिका है, प्रतिष्ठित साहित्यकार है। मगर
क्या लेखिका अपने अतीत को भुला सकती है? कि इस बात का क्या बड़े लोगों को, बड़े बुजुर्गों को पता नहीं होता है? और स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, आज मैं एक नामी हस्ती के रूप में शायद जानी जाती हूँ, मगर क्या मैं मेरे अतीत से मुक्त तो हो सकती हूँ? अर्थात बिल्कुल मैं मेरे अतीत से मुक्त नहीं हो सकती। क्या मैं पिताजी के उस व्यवहार को मेरे व्यक्तित्व से निकाल सकती हूँ? अर्थात बिल्कुल नहीं निकाल सकती। तो कहने का अर्थ यह है कि अभिभावकों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार लेखिका के भीतर आज भी एक कुंठा, तनाव आदि वो झेल रही है, अगर आप अपने बच्चों को इस प्रकार से ढालेंगे, एक दूसरे बच्चों में आप अगर भेदभाव की प्रवृत्ति रखेंगे, तो उन बच्चों में हीन ग्रंथि सदैव के लिए ही स्थापित हो जाएगी। ये संदेश है यहाँ पर लेखिका का। अगला पार्ट हम अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और बहुत जल्द अगला वीडियो, अर्थात कल मैं अगला वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आज तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।